हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2000। संक्षिप्त नाम है इसका माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होगा। धारा 2 बात करती है परिभाषाओं के बारे में, जिसमें ए में है बालक, जिसमें पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री आते हैं और आवास सम्मिलित नहीं है। बी बताती है भरण पोषण के बारे में, जिसमें आता है आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सा। ठीक है। सी बताती है अवयस्क। तो अवयस्क जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 का 9 के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की हो। डी में आता है माता पिता, जिसमें आते हैं पिता या माता पिता, चाहे वो जैविक, दत्तक या सौतेले हों, चाहे माता पिता वरिष्ठ नागरिक हो या नहीं हो। फिर डी के बाद एफ में आता है संपत्ति। संपत्ति जगह में स्थावर हो सकती है, पैतृक या स्वयं अर्जित हो सकती है, मूर्त या अमूर्त हो सकती है। फिर जी में आता है नातेदार, जो निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक प्रतिनिधि जो अवयस्क नहीं है उसको शामिल किया गया है। एच में आता है वरिष्ठ नागरिक। तो कौन होगा? तो भारत का नागरिक जिसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। आई में बताया गया है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से क्या अभिप्रेत है। तो संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। और उसके बाद अधिकरण में बताया गया है धारा 7 के अधीन भरण पोषण अधिकारी अभिप्रेत है। धारा 3 में सिर्फ हेडिंग याद रखनी है कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। धारा 4 में सिर्फ ये याद रखते हैं कि भरण पोषण के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, वो व्यक्ति माता पिता या वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण का आवेदन कर सकते हैं। भरण पोषण के लिए आवेदन किया जाएगा तो धारा 5 में किया जाएगा। कौन कौन कर सकता है? तो कोई वरिष्ठ नागरिक या किसी माता पिता द्वारा किया जा सकता है। उसकी ओर से अगर वो आवश्यक हैं तो कोई संगठन कर सकती है। अधिकरण स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकती है। फिर 5(2) में बताया गया है कि अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया जाएगा। 5 के सब क्लॉज 3 में बताया है कि बालक और नातेदार को आवेदन की सूचना दी जाएगी। 5 के सब क्लॉज 4 में बताया गया कि भरण पोषण का निपटारा सूचना की तामीली से 90 दिन के भीतर किया जाएगा और इसको हम विस्तारित कर सकते हैं। तो 30 दिन तक हम इसको विस्तारित कर सकते हैं। भरण पोषण आदेश का पालन अगर नहीं करता है कोई या भंग करता है तो उसके लिए कारावास का प्रावधान 1 माह का है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि अगर भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है तो प्राप्ति हेतु हम कब आवेदन कर सकते हैं। तो शोध रकम की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? अधिकरण को कर सकते हैं। धारा 6 बताती है अधिकारिता और प्रक्रिया के बारे में, अर्थात कार्यवाही कहाँ पे शुरू की जा सकती है। तो जहाँ पर वह निवास करता है या उससे अंतिम बार निवास किया है या जहां बालक या नातेदार निवास करते हैं वहां पे कार्रवाई शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट है अधिकरण को किसकी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी। धारा 7 बात करती है भरण पोषण अधिकरण का गठन। भरण पोषण अधिकरण का गठन कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। कहाँ करेगी? तो उपखंड में करेगी। कब करेगी? तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर करेगी। अधिकरण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्युम्न पंक्ति के नीचे का अधिकारी करेगा। धारा 8 जांच की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? संक्षेप प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सब क्लॉज 2 बात करता है कि अधिकरण को जांच के समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और अध्याय 26 के अंतर्गत। धारा 9 बात करती है भरण पोषण के आदेश के बारे में। तो भरण पोषण के आदेश जो होगा वो मासिक दिया जाएगा और इसमें जो रकम दी जाएगी वो 10,000 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगी। धारा 10 बात करती है भत्ते में परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन के आधार हैं, पहला तथ्य के दुर्वदेशन के कारण और दूसरा भूल के कारण। धारा 11 बात करती है भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन के बारे में।
धारा 12 भरण पोषण के संबंध में विकल्प बताती है। तो हमें 2 विकल्प प्राप्त होते हैं। पहला दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत और दूसरा इस अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन हम दोनों में एक साथ आवेदन नहीं कर सकते, किसी एक में ही कर सकते हैं। अध्याय 13 बात करती है भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना। तो भरण पोषण की रकम 30 डेज़ के अंतर्गत जमा की जाएगी। धारा 14 बात करती है ब्याज के अधिनिर्णय के बारे में, जो 5% से कम नहीं होगा और 18% से अधिक नहीं होगा। धारा 15 बात करती है अपील अधिकरण का गठन। तो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। कहाँ करेगी? तो प्रत्येक जिले में करेगी। इस अधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? तो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा। सेक्शन 16 बात करती है अपील के बारे में, जो 60 डेज़ में होगी। किसको होगी? तो अपील अधिकरण को होगी। धारा 17 बात करती है विधिक अभ्यावेदन का अधिकार, अर्थात कोई भी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष जो भी कार्रवाइयाँ होंगी उसमें किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधिक व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा। धारा 18 बात करती है भरण पोषण अधिकारी की। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और ये अधिकारी कौन होगा? तो या तो जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अन्य पंक्ति के किसी अधिकारी की श्रेणी का होगा। धारा 19 बात करती है वृद्धाश्रमों की स्थापना, जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी प्रत्येक जिले में। और ऐसे वृद्धाश्रमों में कम से कम 150 वरिष्ठ नागरिकों के आवास सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। धारा 20 बात करती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता, जो राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। धारा 21 बात करती है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार जागरूकता आदि के उपाय करना, जो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। क्या उपाय कर सकती है? तो मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैला सकती है। पुलिस अधिकारी न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दे सकती है समय समय पर। और जो भी कल्याण समिति, गृह स्वास्थ्य कल्याण समितियाँ जो भी इनके लिए कार्य कर रही हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनका समय समय पर पुनर्वलोकन कर सकती है। धारा 22 को स्किप करते हैं। धारा 23 पे आते हैं कि कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना, अर्थात अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात अपनी संपत्ति का दान या अंतरण इस शर्त पर करता है कि जो भी अंतरिती है वह उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा, लेकिन जो अंतरिती है वह ऐसा करने में असफल हो जाता है, तो जो अंतरण होगा वो कपट व प्रपीड़न द्वारा अंतरण माना जाएगा और अंतरक के विकल्प पर वो शून्य घोषित किया जाएगा। किसके द्वारा? अधिकरण के द्वारा। धारा 24 बताती है वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उसका परित्याग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 3 मास तक की कारावास से दंडित किया जाएगा या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 25 में बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध होंगे वो संज्ञेय और जमानती होंगे। धारा 26 बात करती है अधिकारियों का लोक सेवक होना। धारा 27 बात करती है सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। धारा 28 बात करती है सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 29 बात करती है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति जो राज्य सरकार के पास है। धारा 30 बात करती है कि निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। 31 बात करती है कि पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और 32 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।